नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 18 जुलाई 2024 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द हिंदू का ये बीच वाला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस से संबंधित। ये डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि सिलेबस का एक टॉपिक ही आपका कवर हो जाए एग्जाम्पल्स के साथ में। फिर दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे। कई बार देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो दूसरे बिल्स को भी एज ए मनी बिल टैग करके पास कर देती है राज्यसभा की स्क्रूटिनी से बचाने के लिए। तो अब इस पे ना 7 जजेस की बेंच जो है वो सुनवाई करेगी। 2-3 आर्टिकल्स को कंपाइल करके बेसिक्स के साथ हम ये इशू भी डिस्कस करेंगे और तीसरे नंबर पे बांग्लादेश से रिलेटेड एक इशू है। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एथिक्स का एक एग्जाम्पल देख लीजिए। देखो कुछ समय पहले एक खबर आई, नेस्ले जो कंपनी है ना, फेमस कंपनी है नेस्ले, और काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट्स बेचती हैं बेबीज़ के लिए भी, जैसे सेरेलैक वगैरह। तो ना इन पे आरोप ये लगा, ये क्या करते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की मार्केट है ना, जैसे इंडिया की मार्केट, अफ्रीका की मार्केट, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की मार्केट, वहाँ पे ना बेबीज़ के लिए फूड आइटम्स में एडिड शुगर होती है। ये देखो, नेस्ले एड्स 3 ग्राम शुगर इन एवरी सर्विंग ऑफ सेरेलैक सोल्ड इन इंडिया। जबकि देखो यूरोप की मार्केट में जब ये बेबी प्रोडक्ट्स बेचते हैं ना, तो वहां पे ये शुगर ऐड नहीं करते। तो देखो ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ना बेबीज के फूड प्रोडक्ट्स में जब शुगर होता है ना, तो पोटेंशियल होता है एडिक्शन का। शुगर हाईली एडिक्टिव है, आपको भी पता है। और बेबी फूड्स में शुगर ऐड करना मतलब लाइफ लॉन्ग कंज्यूमर बनाना चाहती हैं नेस्ले की कंपनीज, और डेवलपिंग कंट्रीज के बच्चों की सेहत उनके लिए मैटर नहीं करती। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है प्रॉफिट मोटिव वर्सेस पब्लिक हेल्थ का। एक तरफ नेस्ले के बिजनेस इंटरेस्ट हैं, दूसरी तरफ कंज्यूमर्स के हेल्थ इंटरेस्ट हैं। अब बच्चे जो है ना, बच्चों के फूड में शुगर नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चों के फूड में शुगर होगी तो वो शुरुआत से ही मोटापे का शिकार हो जाएंगे। शुरुआत से ही शुगर खाने से आगे जाके डायबिटीज़ का खतरा भी है। तो ये इशू है कन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रॉफिट मोटिव्स एंड पब्लिक हेल्थ, और यहाँ पे पोटेंशियल फॉर एडिक्शन। फिर देखो डबल स्टैंडर्ड्स मतलब यूरोप की मार्केट में वो बेबी प्रोडक्ट्स बेचते हैं खाने के, वहाँ पे शुगर नहीं होती, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में जो बेचते हैं वहाँ पे शुगर है। तो इनके डबल स्टैंडर्ड है, हिपोक्रेसी है। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो किसी भी कंपनी की ना ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सभी स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखा जाए, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज़, इंक्लूडिंग कस्टमर्स, जो कंपनीज को माल सप्लाई करते हैं, शेयर होल्डर, सबका। लेकिन इस केस में देखो कंज्यूमर्स की सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया है। वैल्यूज़ बताने के लिए कुछ और, एक्चुअल प्रैक्टिस कुछ और। फिर नेक्स्ट एथिकल इशू जो वायलेट हुआ है, मतलब एथिकल इशू निकल के आया है, वैल्यू वायलेट हुई है, वो है ट्रांसपेरेंसी की। अब देखो इन्होंने ना शुगर ऐड कर दिया बेबी प्रोडक्ट्स में इंडिया में, बट ना इसे प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे डिस्क्लोज भी नहीं किया। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है यहाँ पे। अगर बताया होता कस्टमर्स को कि बेबी प्रोडक्ट्स पे इतना शुगर एडिड है, तो फिर देखो कस्टमर्स उसी हिसाब से इन्फॉर्म डिसीजन लेते कि ना, नहीं हम ये प्रोडक्ट नहीं परचेज करेंगे, हमारी बेबीज़ के लिए खतरा हो सकता है। तो ये सारे एथिकल इश्यूज निकल के आते हैं। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कई बार यूपीएससी ने इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा है। देखो इंडिया ना पूरे वर्ल्ड में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के मामले में ना दूसरे नंबर पे है। यानी जितनी फसलें हमारे देश में प्रोड्यूस होती है ना, वॉल्यूम्स के हिसाब से देखें तो इंडिया दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन बावजूद इसके बारी जब एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की आती है ना, तो फिर हमारे देश का नंबर है 8वां। सिर्फ 2.4% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया पूरे वर्ल्ड में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के मामले में। बट क्वेश्चन ये उठता है, जब देखो इंडिया इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करता है एग्रीकल्चर में, तो एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाता, वाई? तो इसके कुछ रीजंस शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बताए जाते हैं, जो आगे जाके हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। जैसे देखो, एक है क्वालिटी स्टैंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल, यूरोपियन यूनियन ने ना 2020 में इंडिया के अल्फेंजो मैंगोज को ना रिजेक्ट कर दिया
यहाँ से शिपमेंट गया था, रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने बोला फ्रूट फ्लाइज हैं इंडियन मैंगोज में। इसके अलावा कुछ समय पहले इंडिया के बासमती राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर यूरोपियन यूनियन ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी और ये बोला कि पेस्टिसाइड्स के रेजिड्यूज हैं। तो ये पहला पॉइंट है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का। इसके बाद दूसरा पॉइंट है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। मतलब देखो, फसल की हार्वेस्टिंग के बाद, फसल की कटाई के बाद जो फसल वेस्ट हो जाती है ना, उसे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बोलते हैं। जैसे देखो, फसल की कटाई हो गई, लेकिन अब आप ना उसको पैक कर रहे हो, सोर्टिंग कर रहे हो, अच्छा अनाज खराब अनाज दोनों को अलग अलग कर रहे हो, या फिर स्टोर करके रखना। अब कई बार क्या है, अनाज सड़ जाता है, आपको पता है, वेयर हाउसेज में जगह नहीं होती, खुले में अनाज पड़ा रहता है, सड़ जाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, कोल्ड स्टोरेज नहीं मिला, सड़ गया। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते बीच में खराब हो जाते हैं बहुत सारे फूड आइटम्स। प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन करते हैं फूड क्रॉप्स में, वहाँ पे वेस्टेज हो जाती है। और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ से कंज्यूमर तक जाने के बीच में नुकसान हो जाता है, खराब हो जाती हैं आइटम्स। तो ये सब पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का पार्ट है। मतलब किसान ने फसल काट दी, वहाँ से लेके कस्टमर तक वो चीज़, वो प्रोडक्ट पहुँच रहा है, उससे पहले जो भी फसल का नुकसान हो जाता है ना, तो वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कहलाता है। हमारे देश में ना पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। ये सारे रीजंस हैं जो इंट्रोडक्शन में बताए गए हैं, जिसकी वजह से इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। जैसे एक और रीजन देखिए, इनएफिशिएंसीज इन द सप्लाई चेन। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हमारे देश में खेत से कंज्यूमर तक फ्रूट्स या वेजिटेबल्स पहुँचाने हैं ना, तो एवरेज डिस्टेंस जानते हो कितना है? 1100 किलोमीटर। 1100 किलोमीटर। जैसे दूर दराज के एरिया में, महाराष्ट्र में अंगूर पैदा होंगे, वो हरियाणा पंजाब तक लाते लाते कितना किलोमीटर हो गए, तो ऐसे एवरेज डिस्टेंस निकलेगा 1100 किलोमीटर। तो देखो, इतना लंबा लंबा डिस्टेंस है फार्म से कंज्यूमर तक, तो ज़्यादा कॉस्ट आएगी, ज़्यादा वेस्टेज होगा, ज़्यादा इंटरमीडियरीज होंगे, बिचौलिए ज़्यादा होंगे। और एक एवरेज के अनुसार जितना रेट पे कंज्यूमर फ्रूट या वेजिटेबल परचेज करता है ना, फार्मर को उसका सिर्फ 30-35% मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता। आज भी देश में सिर्फ 40% खेत ऐसे हैं जो देखो ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड हैं, बाकी खेतों तक तो देखो कनेक्टिविटी नहीं है रोड्स की। तो ये सब इश्यूज हैं। तो इन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की वजह से ना देश में हर साल 1,52,790 करोड़ का नुकसान हो जाता है। और देखो, जैसे जैसे देश की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है ना, अभी तो ग्रो करेगी, ज़्यादा फूड ग्रेन हमें चाहिए लोगों के पेट भरने के लिए। चलो ये चीज़ तो ठीक है कि ज़्यादा एग्रीकल्चर आप प्रोड्यूस करो, ज़्यादा फूड ग्रेन प्रोड्यूस करो और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करो। प्रोडक्टिविटी देखो वैसे हमारे देश में बहुत कम है। मैं आपको बताऊं, जैसे एवरेज राइस यील्ड हमारे देश में पर हेक्टेयर के हिसाब से देखें तो 3.7 टन है। और अगर चाइना में कितनी है, चाइना में से कंपेयर करें तो चाइना में ये है 6.8 टन। तो राइस की यील्ड पर हेक्टेयर के हिसाब से चाइना में ऑलमोस्ट डबल है, डबल नहीं है, ऑलमोस्ट डबल है। आप पर एनिमल मिल्क की यील्ड देख लीजिए, इंडिया में जहां देखो पर एनिमल मिल्क की यील्ड है 1600 किलोग्राम पर ईयर, और यूएसए में जानते हो कितनी है? 10,000 किलोग्राम पर ईयर पर एनिमल। तो मतलब हमारे देश में प्रोडक्टिविटी कम है, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया जाए, ये तो चलो ठीक है। बट इसके साथ साथ देखो, पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉसेस हैं, पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस हैं, उनको भी तो कम किया जाए ना। वहां से भी हम बहुत कुछ सेव कर सकते हैं, ज़्यादा उगाएंगे, प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव करेंगे, लेकिन जो वेस्टेज हो जाती है उसे भी तो कम किया जाए। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है ना, वो पेरिसेबल कमोडिटीज से होता है। जैसे अंडे हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनकी सेल्फ लाइफ होती है कम। पेरिसेबल कमोडिटीज मतलब वो प्रोडक्ट जो खराब हो जाते हैं जल्दी, जिनकी सेल्फ लाइफ कम होती हैं, अगर उन्हें सेफ ढंग से हैंडल ना किया जाए, टमाटर को आप अच्छे से हैंडल नहीं करोगे तो टमाटर खराब हो जाएगा। तो ऐसे आइटम्स को ना कहते हैं पेरिसेबल कमोडिटीज। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, मीट, इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं से होता है। एक और चीज़, 90% जो हमारा फूड वेस्ट होता है ना, वो इंपोर्ट कंट्री की स्टेज पे होता है। इंपोर्ट कंट्री की स्टेज पर मतलब जैसे इंडिया ने
अल्फेंजो मैंगो भेजे यूरोपियन यूनियन के देशों में, लेकिन ऐन मौके पे उन्होंने शिपमेंट को रिजेक्ट कर दिया, तो खराब हो जाएंगे, मैंगो पड़े पड़े सड़ जाएंगे। तो 90% तो देखो इंपोर्ट करने वाले देश के स्टेज पे खराब होता है। अगर देखो हमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करना है ना, तो स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, इनका बहुत क्रिटिकल रोल है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, थोड़ा डीप में समझाऊं। किसी खेत में फसल प्रोड्यूस हुई, तो फार्म के गेट से मंडी तक वो फसल जाती है ना, वो होता है फर्स्ट माइल। वो होता है फर्स्ट माइल। फर्स्ट माइल में ट्रांसपोर्ट का माध्यम क्या होगा? ट्रक होगा, या फिर कोई गाड़ी वगैरह होगी, कार होगा, कोई वैन वगैरह होगी, छोटा हाथी होगा। यही है ना ट्रांसपोर्ट का माध्यम, रोड से जाती है फार्म के गेट से मंडी तक। लेकिन देखो, एक स्टेट की मंडी से फसल जाती है दूसरे स्टेट की मंडी में। अब ये जो रास्ता है ना, ये तय किया जाता है काफ़ी बार रेल से, काफ़ी बार वाटर से, काफ़ी बार एयर से भी। एयर से कम होता है, तो ना इसमें काफ़ी समय लग जाता है और इसमें काफ़ी सारी फसल खराब हो जाती है। और तीसरे नंबर पे डिपार्टमेंटल स्टोर से कंज्यूमर के घर तक फसल जाती है, वो होता है लास्ट माइल। ये भी देखो रोड माध्यम से कवर किया जाता है। तो इस पूरी चेन से ना हमने ये समझा कि ना मल्टीपल लॉजिस्टिक्स रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है सिंगल सप्लाई चेन में। कभी रोड के माध्यम से फार्म गेट से मंडी तक फसल जाती है, फिर एक स्टेट की मंडी से दूसरी मंडी तक रेल के माध्यम से, बाद में फिर रोड के माध्यम से। मल्टीपल लॉजिस्टिक्स रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकता होती है सिंगल सप्लाई चेन में। बट दिक्कत यह है, कई बार ना टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। जैसे आपको एग्जांपल दूं, मुंबई के आसपास के रीजन्स में ना किसान स्ट्रॉबेरी उगाते हैं फॉर एग्जांपल। अब स्ट्रॉबेरी ना बहुत जल्दी खराब हो जाता है, 24 घंटे के अंदर अंदर अगर मंडीज में पहुंचेगा तभी फ्रेशनेस रहेगी, अदरवाइज दिक्कत आएगी। तो मुंबई की मार्केट में बेचना हो किसानों को स्ट्रॉबेरी, तो बहुत बढ़िया लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है, अदरवाइज स्ट्रॉबेरी खराब हो जाएगा। इसके अलावा देखो दिक्कत ये आती है, हमारे देश में ना छोटे छोटे किसान हैं। 86% जो फार्मर्स हैं वो तो देखो छोटे और मंझले किसान हैं। अब इन किसानों के साथ दिक्कत ये है, थोड़ा थोड़ा फसल प्रोड्यूस करते हैं। टमाटर उगाया थोड़ा, अब देखो थोड़ा इन्होंने उगाया, अब अपनी छोटी फसल को लेकर ये कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाते। कई बार कोल्ड स्टोरेज में फीस लगती है ज़्यादा और किसानों के पास में उतना पैसा देने के लिए होता नहीं। कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज़ ये अवेल नहीं कर पाते, तो जल्दबाजी में इन्हें अपनी फसल बेचनी पड़ती है, इस डर से कि वो फसल खराब ना हो जाए, अदरवाइज उचित दाम नहीं मिलेंगे। ये सब होता है। और इवन जो हमारे देश में फूड प्राइस वोलेटिलिटी होती है ना, वो भी सप्लाई कंस्ट्रेंट्स की वजह से होती है। कभी आपने देखा होगा वीट या राइस के दाम थोड़ा कम ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन टमाटर, प्याज आप ये देखिए बहुत ऊपर जाएंगे, बहुत नीचे जाएंगे, वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये भी देखो, ज़्यादातर ना आप ये देखोगे पेरिसेबल प्रोड्यूस के जो प्राइस है ना वो ऊपर नीचे ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि ना पेरिसेबल प्रोड्यूस ज़्यादा समय तक स्टोर करके नहीं रखी जा सकती। अब वीट है, राइस है, ये तो स्टोर करके रखा गया, जैसे ही किसी रीजन में कमी हुई तुरंत पहुंचा दिया, खराब तो होंगे नहीं। लेकिन जो पेरिसेबल आइटम्स हैं ये खराब हो जाते हैं, इसलिए जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना मुश्किल होता है। लेकिन देखो इंडियन रेलवेज जो है ना, जो अपना मेजर जो रेवेन्यू है वो फ्री ट्रांसपोर्ट से कमाती है। जैसे आयरन, स्टील, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा के 75% अर्निंग इंडियन रेलवेज की इसी से होती है। इंडियन रेलवेज अर्बन एरियाज को रूरल एरिया से कनेक्ट करती है पूरे देश में। तो इंडियन रेलवेज ना पेरिसेबल आइटम्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। आज के समय में देखो एफसीआई अपना 90% अनाज इधर से उधर रेलवेज के माध्यम से ही भेजती हैं। लेकिन देखो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं भेजे जाते इंडियन रेलवेज के माध्यम से। 97% जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है ना वो रोड के माध्यम से जाते हैं इधर से उधर। इंडियन रेलवेज ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं पेरिसेबल आइटम्स के लिए भी। जैसे ऐसी ट्रेन्स आजकल आने लगी हैं कि ट्रेन पे ना पूरे ट्रक के ट्रक लोड हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि देखो सीधा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भेजेंगे ना, पहले तो जहाँ पे भेजे हैं वहाँ पे आप लोडिंग करो, फिर
दूसरे रेलवे स्टेशन पे ये सामान पहुंचेगा, वहां पे अनलोडिंग होंगी, इससे बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन देखो, जब पेरिसेबल आइटम्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना हो ना, टच पॉइंट्स कम से कम होने चाहिए, मतलब कम से कम लोडिंग और अनलोडिंग हो, क्योंकि इससे टाइम भी बचेगा और चीज़ें खराब भी नहीं होंगी। बार बार लोडिंग अनलोडिंग होगी तो चीज़ें खराब हो जाती है। तो रेलवेज ने एक सोल्यूशन निकाला कि मंडी में ट्रक भरते हैं ना, वो ट्रक रेलवे स्टेशन पे आए और हम ट्रेन में ट्रक के ट्रक लोड कर देंगे, मतलब भरे हुए ट्रकों को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे। तो ये चीज़ इंडियन रेलवेज ने स्टार्ट की है, इसका नाम है ट्रक ऑन ट्रेन सर्विस। इसके अलावा कोविड-19 की महामारी आई थी तो स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी इंडियन रेलवेज के द्वारा। पेरिसेबल आइटम्स और सीड्स को मार्केट से प्रोड्यूसर तक कनेक्ट करने के लिए किसान रेल का इनिशिएटिव भी इंडियन रेलवेज ने लिया है। किसान रेल क्या करता है, पेरिसेबल आइटम्स को कनेक्ट करता है, जहां प्रोड्यूस हो रही है वहां से मार्केट तक। अभी तक देखो, मिल्क, मीट और फिश, इन चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना स्टार्ट कर दिया है इंडियन रेलवेज ने, और जल्द ही फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो भी ले जाने स्टार्ट कर दिए जाएंगे। इससे क्या होगा, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं वो कम से कम हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल दिया जाता है, महाराष्ट्र में ना नासिक के किसान अंगूर उगाते हैं। अब किसान रेल के माध्यम से इन्होंने अपनी फसलें भेजनी स्टार्ट की मार्केट्स में। पर क्विंटल 5,000 का फायदा इन्हें ज़्यादा होना स्टार्ट हुआ, जबकि देखो आज के समय में 22,000 क्विंटल जो अंगूर है भेजा जा रहा है किसान रेल के माध्यम से। लेकिन देखो, ये सब तो ठीक है, बट किसानों को ना अवेयर करना जरूरी है, उनको ना ये इंश्योर करना जरूरी है कि वो रेलवे की सर्विसेज को एक्सेस कर सकें। एक ना इनिशिएटिव है फ्रेंड्स ऑफ चैंपियंस 12.3 इंडिया। ये फूड सप्लाई चेन में जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है ना, उनका ये इनिशिएटिव है। मकसद है इसका कि फूड वेस्टेज को कम से कम किया जाए। 12.3 इसलिए क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12.3 जो है ना, वो फूड वेस्टेज को आधा करने की बात करता है 2030 से पहले। तो इनका भी यही कहना है कि मल्टीपल टच पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, कम से कम टच पॉइंट्स हों। फिर राइटर लास्ट में ये बोलते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करो, मतलब रेलवे के जो डब्बे हैं ना वो रेफ्रिजरेटेड होने चाहिए ताकि पेरिसेबल आइटम्स खराब ना हो। और रेलवे स्टेशंस पे सामान को लोड करना, अनलोड करना, ये हाईटेक होना चाहिए। कम से कम टाइम लगे, मिनट्स लगें, बस रेलवेज में सामान को लोड करना है या फिर आगे जाके अनलोड करना है, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। तो इसके लिए रेल साइड फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए ताकि कार्गो सेफ रहे, कंटामिनेटेड ना हो, फूड सेफ्टी भी इंश्योर हो, चीज़ें खराब ना हो। रेलवे के माध्यम से सामान भेजा जाता है, अगर देखो स्टाफ की शॉर्टेज है तो उसे एड्रेस किया जाए, और रेलवेज को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए रोडवेज के माध्यम से। क्योंकि देखो, रेलवेज से सामान अगर भेजा जाता है ना, तो एक तरफ देखो टाइम कम लगेगा, दूसरी तरफ एमिशन भी कम होगा, 80% लेस कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगी रेलवे से अगर सामान भेजा जाता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम होंगे। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, अगर देखो एग्रीकल्चर में लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करना है ना, तो आप ना ट्रांसपोर्ट सेक्टर को साइलोज में मत देखिए कि ट्रेन है तो ट्रेन है, रोड है तो रोड है। आप इंटीग्रेटेड ढंग से सबको मिला के देखिए, इससे हम लॉजिस्टिक्स को बेटर ढंग से स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, एफिशिएंट बना सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर देखो इस चीज़ में ना काफ़ी बढ़िया रोल प्ले कर सकता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाने में और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। इसलिए सरकार को 23 जुलाई को जो बजट आएगा ना, उसमें ज़्यादा पैसे एलोकेट करने चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया डिटेल से पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल मनी बिल से संबंधित है। कंटेक्स्ट देखो ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो आरोप लगते हैं ना कि उन्होंने कुछ लॉज को पास कर दिया मनी बिल का इस्तेमाल करके, उनको एज ए मनी बिल टैग करके। क्योंकि अगर किसी कानून को एज ए मनी बिल टैग किया जाता है ना, तो राज्यसभा से पास करवाने की आवश्यकता नहीं होती। तो सुप्रीम कोर्ट अब इस इशू पर सुनवाई करेगी। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इससे पहले कि हम पूरा मामला डिस्कस करें, मैं आपको ना बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ। मनी बिल, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट और फाइनेंशियल बिल सेकंड, तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, मनी बिल ना वो बिल होते हैं जो डायरेक्टली ना
सरकार के पैसे से रिलेटेड होते हैं। जैसे देखो, सरकार टैक्स लगाती है, सरकार खर्चा करती है, या फिर लोन लेने जैसे जो मैटर्स है ना, वो सब मनी बिल में आते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जीएसटी बिल आया 2017 में, पास हो गया। ये एक मनी बिल था, क्योंकि ना इस बिल में पूरे देश में एक ही टैक्स सिस्टम लागू हुआ। तो ये तो आप समझ गए मनी बिल। चूंकि देखो मनी बिल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कुछ और प्रोविजंस भी देख लीजिए जिसके कारण कोई भी बिल मनी बिल कहलाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यह इंडिया के मेन बैंक अकाउंट जैसा है। सरकार के जो भी टैक्सेस वगैरह से रेवेन्यू इकट्ठा होता है ना, सब इसमें जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कंटिजेंसी फंड, ये तो इमरजेंसी के लिए होता है। तो इन दोनों फंड से पैसा निकालना हो, पैसा डालना हो, उससे संबंधित कोई प्रोविज़न मनी बिल में आएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किसी खास पर्पज़ के लिए, फॉर एग्जांपल फ्लड के लिए पैसा एलोकेट करना, ये भी मनी बिल कहलाएगा। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला है और बताया है कि इतना एक्सपेंडिचर चार्ज हुआ है, या फिर जितना एक्सपेंडिचर हुआ है उसके अमाउंट को इंक्रीज करना, ये भी मनी बिल कहलाएगा। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ ना पैसे से रिलेटेड होता है। इसके बाद बात करें फाइनेंशियल बिल फर्स्ट की। देखो, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट में वो मैटर्स तो होते ही हैं जो आर्टिकल 110 में आते हैं। मतलब पैसे से रिलेटेड मैटर तो होते ही हैं, लेकिन इसमें ना कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। आप एग्जाम्पल से समझोगे। जैसे देखो, इंश्योरेंस एक्ट में ना अमेंडमेंट करना है, तो ये बिल जो है ना फाइनेंशियल बिल फर्स्ट में आएगा। क्योंकि देखो, इंश्योरेंस कंपनीज को कैसे कामकाज करना है, उनके लिए रूल्स, वो सारे के सारे कोई ज़रूरी नहीं ना पैसे से रिलेटेड हैं। तो मतलब फाइनेंशियल बिल फर्स्ट में पैसे से रिलेटेड मैटर्स तो होते ही हैं जो आर्टिकल 110 में आते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ दूसरे लेजिस्लेशन से संबंधित मैटर्स भी होते हैं। तो ये डिफरेंस है मनी बिल और फाइनेंशियल बिल फर्स्ट में। अब इसके बाद ना आप फाइनेंशियल बिल सेकंड देख लीजिए। देखो, फाइनेंशियल बिल सेकंड वो बिल होता है जिसमें कुछ फाइनेंशियल प्रोविजंस होते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल प्रोविजंस होते हैं ना, वो बिल का मेन फोकस नहीं होते। ये कैटेगरी देखो उन बिल्स के लिए है जो प्राइमरीली किसी और टॉपिक से डील करते हैं, लेकिन उसमें कुछ फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस भी होती हैं। ऐसे नहीं समझोगे, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखो, फाइनेंशियल बिल सेकंड में ना ये सब हो सकता है, जैसे किसी एग्जिस्टिंग लॉ में ना माइनर फाइनेंशियल चेंजेस करना, नए डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए फंड्स एलोकेट करना, किसी सर्विस या प्रोडक्ट के लिए फीस या फिर चार्ज सेट करना, किसी सेक्टर में रेगुलेशन लाना जो इनडायरेक्टली फाइनेंस को इफेक्ट करता है। रियल स्पेसिफिक एग्जांपल देखिए। जैसे देखो, 2015 में ना एक बिल आया, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2015। ये माइंस वाला बिल 2015 में आया था। अब इस बिल में देखो मेन पर्पस था माइनिंग सेक्टर को बेटर रेगुलेट करना। माइनिंग जो लीजेस दी जाती है ना, कैसे माइनिंग की लीज दी जाती है, उस प्रोसेस को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना, इल्लीगल माइनिंग को रोकना, ये सारे प्रोविजन थे इस बिल में। लेकिन देखो, इस बिल में ना थोड़ा थोड़ा कुछ फाइनेंशियल प्रोविजंस भी थे, जैसे माइनिंग कंपनीज को रॉयल्टी कैसे दी जाएगी, उन रूल्स में बदलाव किया गया था। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के लिए फंड्स एलोकेट किए गए, ये मामूली सा फाइनेंशियल प्रोविजन था। अब समझ गए ना, मामूली सा फाइनेंशियल प्रोविजन होता है, लेकिन मेन फोकस बिल का फाइनेंशियल प्रोविजन नहीं होता। तो ये बिल्स आते हैं फाइनेंशियल सेकंड की कैटेगरी में। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी में होती है, फाइनेंशियल बिल सेकंड में, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल से बता दिया। कई बार ना यूपीएससी सिंपल क्वेश्चन पूछ लेती है, जैसे मनी बिल जो है संविधान के कौन से आर्टिकल में मेंशन है, 110। फाइनेंशियल बिल फर्स्ट कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 117 सेक्शन 1। और फाइनेंशियल बिल सेकंड कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 117 सेक्शन 3। अब देखो, ये सारे डिफरेंसेस तो आप जल्दी से देख सकते हो, प्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी लेकिन यहाँ पे 2-3 डिफरेंस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मनी बिल ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। फाइनेंशियल बिल फर्स्ट
ये भी सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, बट फाइनेंशियल बिल सेकंड ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो कंट्रोवर्शियल है। इट कैन नॉट बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। मतलब मनी बिल अगर लोकसभा से पास हो जाता है ना, तो राज्यसभा ना तो इसे अमेंड कर सकती है ना ही रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन फाइनेंशियल बिल फर्स्ट को राज्यसभा अमेंड भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। उसी प्रकार से फाइनेंशियल बिल सेकंड को राज्यसभा अमेंड भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। फिर एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो स्पीकर डिसाइड करते हैं कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। फाइनेंशियल बिल फर्स्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए तो देखो स्पीकर की सर्टिफिकेशन की आवश्यकता ही नहीं है। उसी प्रकार से फाइनेंशियल बिल सेकंड को भी रिकॉग्नाइज करने के लिए स्पीकर का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन अगर सरकार ये बोलती है कि ये बिल मनी बिल है, तो स्पीकर डिसाइड करेंगे कि वास्तव में ये मनी बिल है या नहीं है। देखो ये डिफरेंस आप जल्दी से देखोगे ना, एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। वो चीज़ ये है कि ना मनी बिल को रिलेटिवली पास करना ईजी है। इसीलिए ना कई बार किसी सरकार के पास राज्यसभा में अगर मेजोरिटी नहीं होती ना, उसे पता है कि अगर हम ये फाइनेंशियल बिल फर्स्ट या फाइनेंशियल बिल सेकंड के तौर पे लेके जाएंगे पार्लियामेंट में, तो पास नहीं हो सकेगा क्योंकि राज्यसभा में हमारे पास मेजोरिटी नहीं है। तो सरकार ना जानबूझ के उस बिल को बोल देती है कि ये मनी बिल है। वास्तव में वो मनी बिल के क्राइटेरिया पे खरा नहीं उतरता है जो हमने अभी डिस्कस किया। लेकिन स्पीकर डिसाइड करते हैं और स्पीकर कई बार रूलिंग पार्टी से होते हैं, तो वो सरकार की बात मान लेते हैं। बाइस्ड होकर कई बार काम करते हैं। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो स्पीकर के बारे में, तो वो बोल देते हैं कि हाँ सरकार बोल रही है तो मनी बिल है, और मनी बिल जल्दी सी पास हो जाता है। तो राज्यसभा की स्क्रूटिनी से बच गया वो बिल। सरकार ने ये इंश्योर कर लिया उस बिल को एज ए मनी बिल पास करके। मनी बिल के साथ में देखो इश्यूज ये हैं। सबसे पहले आर्टिकल 110 में जो मनी बिल की डेफिनेशन दी हुई है ना, वो देखो काफ़ी ज़्यादा एम्बिगुअस है। अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकती है उस डेफिनेशन की जो दी हुई है आर्टिकल 110 में, और इससे कई बार डिस्प्यूट्स पैदा हो जाते हैं। सरकार बोलती है ये मनी बिल है, अपोजिशन पार्टीज बोलती है नहीं मनी बिल नहीं है, कंफ्यूजन है। जैसे शुरुआत में हमने बेसिक्स डिस्कस किया ना, मनी बिल का लेना देना सिर्फ और सिर्फ पैसों से होता है। लेकिन कई बार ना बिल में नॉन फाइनेंशियल प्रोविजंस भी इंक्लूड होते हैं, बट उनको भी सरकार मनी बिल बोल देती है। कायदे से वो फाइनेंशियल बिल फर्स्ट की कैटेगरी में आने चाहिए थे, सेकंड की कैटेगरी में भी नहीं। और देखो मनी बिल जब राज्यसभा में भेजा जाता है ना, तो राज्यसभा के पास ना सिर्फ 14 दिन होते हैं उस बिल को कंसीडर करने के लिए। अगर रिकमेंडेशन दे भी दे राज्यसभा, तो कोई बाउंडेशन नहीं है लोकसभा के ऊपर उसे एक्सेप्ट करना। लोकसभा की मर्जी है कि राज्यसभा ने जो रिकमेंडेशन दी हैं उसे एक्सेप्ट किया जाए या फिर रिजेक्ट किया जाए। तो बहुत बार ना सरकार कंट्रोवर्शियल बिल्स को एज ए मनी बिल पास कर देती है। कई बार तो मेजोरिटी नहीं होती राज्यसभा में, और कई बार सरकार चाहती है इस बिल की ना ज़्यादा स्क्रूटिनी नहीं होनी चाहिए, छानबीन नहीं होनी चाहिए राज्यसभा में, तो भी उस बिल को एज ए मनी बिल के तौर पर सरकार के द्वारा पास कर दिया जाता है। और देखो स्पीकर डिसाइड करते हैं कि ये कोई बिल मनी बिल है या नहीं, और स्पीकर का डिसीजन फाइनल है जिसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो जुडिशियल रिव्यू का कोई स्कोप नहीं है। और देखो एक चीज़ राइटर बोलते हैं, अगर दूसरे बिल्स को मनी बिल के तौर पे पास किया जाता है ना, तो फिर उन पे ना प्रॉपर ढंग से पार्लियामेंट्री डिबेट नहीं हो पाती। तो ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के भी अगेंस्ट है। फिर पब्लिक ट्रस्ट की बात आती है। अगर सरकार जल्दबाजी में किसी बिल को एज ए मनी बिल के तौर पे पास कर देती है, तो जनता का जो विश्वास है पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस में वो कम हो जाता है। तो ना पिछले कुछ सालों में सरकार ने कुछ बिल्स को पास कर दिया एज ए मनी बिल, फिर ना उन बिल्स को ना चैलेंज कर दिया गया कोर्ट में कि देखो ये बिल सरकार ने एज ए मनी बिल पास कर दिए, कायदे से ये मनी बिल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट अब उन केसेस की सुनवाई करेगी। यही कंटेक्स्ट है जो शुरुआत में मैंने आपको बताया। जैसे लीगैलिटी ऑफ आधार एक्ट एज ए मनी बिल, आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016, ये देखो एज ए मनी बिल पास हुआ था। बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और बोला गया कि देखो इसमें वो प्रोविजंस भी हैं, मतलब सारे प्रोविजन पैसे से रिलेटेड नहीं है, पैसों के अलावा दूसरे प्रोविजंस भी हैं।
बट देखो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय सरकार के फैसले को अपहेल्ड किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सरकार ने इस आधार वाले बिल को एज ए मनी बिल के तौर पे पास किया है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, सही है। सरकार ने उस समय ये बोल दिया था कि हम देखो जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है ना, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उनको मदद देंगे, ग्रांट देंगे, सब्सिडी देंगे और पैसा निकालेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो इस वजह से ये जो बिल था ना वो मनी बिल था। इसके अलावा एक और एग्जांपल आपको देता हूं। फाइनेंस एक्ट ये पास हुआ 2015 में, 16 में, 18 में और 19 में। इन फाइनेंस एक्ट्स की सहायता से ना पीएमएलए एक्ट 2002 यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में ना अमेंडमेंट्स किए गए। अब ये जो अमेंडमेंट्स किए गए ना, इन अमेंडमेंट्स में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को ना यानी ईडी को ना ज़्यादा पावर्स दी गई। अब सीधा सीधा वैसे देखो ये मनी बिल नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें मनी के अलावा दूसरे प्रोविजंस हैं, पावर दी गई हैं ईडी ऑफिशियल्स को ज़्यादा। बट सरकार ने ना इन बिल्स को पास किया था ड्यूरिंग द बजट और इनको एज ए मनी बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इस पर भी कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई थी। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये बोला था कि देखो सरकार ने ईडी की पावर जो इंक्रीज की है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार के पास में पावर है, सरकार बिल पास करवा के ऐसा कर सकती है। बट इस बिल को ईडी ऑफिशियल्स की पावर को इंक्रीज करने वाले बिल को एज ए मनी बिल के तौर पे पास किया गया। ये इशू हम एक बड़ी बेंच के पास में भेज रहे हैं और बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस मुद्दे पे सुनवाई करेगी। इवन इसके अलावा भी देखो केसेस और भी हैं, लेकिन सारे के सारे केसेस आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जल्दी से ये बताता हूँ 20 सेकंड में। ट्रिब्यूनल रूल्स में ना बदलाव करने के लिए सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2017 पास किया था। ट्रिब्यूनल के जो मेंबर्स हैं उनकी सर्विस कंडीशंस में बदलाव किया गया था, लेकिन सरकार ने यह बिल पास कर दिया एज ए मनी बिल। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। रोजर मैथ्यू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ना सरकार ने यह बोला, चूंकि देखो ट्रिब्यूनल की मेंबर्स की जो सैलरी है ना वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, इसलिए फाइनेंशियल बिल्स को एज ए मनी बिल के तौर पे पास किया गया है। बट देखो इतने सारे केसेस आने के बाद ना अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया है, हम 7 जजेस की एक बेंच गठित करेंगे इस प्रकार के सारे मामलों की सुनवाई करने के लिए। और जो सरकार पे जो आरोप लगते हैं कि सरकार दूसरे फाइनेंशियल बिल्स को भी एज ए मनी बिल पास कर देती है, तो इस पूरे इशू को सुनेगी सुप्रीम कोर्ट और अपना जजमेंट देगी। इसके अलावा देखो बांग्लादेश में ना जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है। युवाओं का एक बड़ा वर्ग सड़कों पे है रिजर्वेशन के अगेंस्ट। वायलेंस हुआ है, कुछ युवाओं की जान भी गई है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है। इंडिया से इसको रिलेट कर सकते हो। देखो 2018 से पहले ना बांग्लादेश में 56% रिजर्वेशन था गवर्नमेंट जॉब्स में। अब इसमें सबसे ज़्यादा 30% तो देखो उन परिवार के लोगों के लिए था जिन्होंने अपनी जान दे दी बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में, यानी वेटरन्स के फैमिली मेंबर्स को 30% रिजर्वेशन। इसके बाद देखो 5% ट्राइबल कम्युनिटीज़ के मेंबर्स को, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स से जो लोग आते हैं उनके लिए अलग से रिजर्वेशन, 1% डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए, 10% वुमेन के लिए। इस प्रकार से टोटल 56% रिजर्वेशन और 44% सीट्स जो हैं वो ओपन हैं सबके लिए। अब देखो 2018 से पहले की हमने बात की है ये, लेकिन 2018 में ना प्रोटेस्ट हुआ था युवाओं का कि इतना रिजर्वेशन हम कैसे तैयारी करेंगे, कैसे एंट्री करेंगे जॉब्स में। इसलिए युवाओं की मांग थी कि सारा रिजर्वेशन खत्म कर दो, सिर्फ 10% रखो। और देखो आश्चर्यजनक रूप से जो शेख हसीना प्रधानमंत्री थी ना अवामी लीग से, इन्होंने हर प्रकार के कोटा को खत्म कर दिया। ये 2018 की बात थी, प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। लेकिन देखो अब जून की ये बात है, जून 2024 यानी 6 साल बाद बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने ना इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया। यानी कि 2018 से पहले जो रिजर्वेशंस थे ना वो फिर से अब वापस आ गए। अब एक बार फिर से युवा लोग सड़कों पर आ गए और वो फिर से मांग करने लगे कि रिजर्वेशन सिर्फ 5% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं भाई। बट देखो पुलिस और युवाओं के बीच में संघर्ष हुआ और शेख हसीना ने ये बोला,
ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, ये लोग रजाकार्स हैं। रजाकार्स मतलब वो लोग जिन्होंने ना बांग्लादेश की आज़ादी में पाकिस्तान का साथ दिया था। रजाकार मतलब गाली बांग्लादेश में। अब देखो यहाँ पे एक पेंच ये है कि ना 30% जो रिजर्वेशन है ना वेटरन के फैमिली मेंबर्स को, मतलब फ्रीडम फाइटर्स के फैमिली मेंबर्स को, आरोप ये लगता है कि इससे ना शेख हसीना की पार्टी को सबसे ज़्यादा फायदा होता है, अवामी लीग को, क्योंकि अवामी लीग ने ही सबसे मेन रोल प्ले किया था बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में, शेख हसीना के फादर ने, मुजिबुर रहमान ने। तो इन्हीं पार्टी के मेंबर्स को सबसे ज़्यादा फायदा होता है 30% रिजर्वेशन से, समझ गए। और इसके अलावा देखो जनरेशनल गैप भी है। अब कायदे से एक वर्ग ऐसा कहता है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए जान दी, बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, तो उनके फैमिली मेंबर्स के लिए हमें कुछ करना चाहिए। दूसरा वर्ग ये बोलता है देखो उन्होंने जो किया वो किया, हमारी उनके लिए रिस्पेक्ट है, बट अब हमारे फ्यूचर की बात है, ये रिजर्वेशन ख़त्म कर दो। फिर मेरिट वाला पॉइंट भी आता है, जो तो हमारे देश में भी देखने को मिलता है। रिजर्वेशन से जो मेरिट है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जो प्रोटेस्ट है ना बांग्लादेश में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में फैल गया है, और सभी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको बंद कर दिया गया है इनडेफिनेट टाइम के लिए। कुछ युवाओं की जान गई है, जैसे मैंने आपको बताया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की ये जो स्टेटमेंट थी ना कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो रजाकार हैं, यानी जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में, तो इससे बल्कि प्रोटेस्ट और ज़्यादा भड़क गए। ये वही रजाकार हैं जिन्होंने, जो हैदराबाद स्टेट हुआ करता था ना, वहाँ पे ये पैरामिलिट्री फोर्स थी रजाकार की, जिन्होंने निज़ाम का साथ दिया था और हिंदू मेजॉरिटी थी हैदराबाद स्टेट में, उनके ऊपर अत्याचार किया था। तो ये बांग्लादेश का इशू जो आपको पता होना चाहिए था। चलते हैं आगे। आज देखो ये 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो मनी बिल से रिलेटेड है, और फिर दूसरा क्वेश्चन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस से संबंधित है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको 250 वर्ड्स में देने हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक भी मिलता है आपको, जहाँ पे जाके आप आंसर्स दे सकते हो मेंस के, जहाँ पे आपको क्विज भी मिलता है। कमेंट बॉक्स में लिंक होता है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। मिलते हैं कल फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।